आप सब। तो क्लास 12th का अपन जो लास्ट यूनिट है अध्याय 14 जैव अणु, ठीक है, ये पढ़ेंगे। टोटल बच्चों ये 6 नंबर की यूनिट आ रही है। तो इसमें से 3 जो नंबर हैं, ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आ रहे हैं जो अपन प्रथम वीडियो में कर चुके हैं, और जो 3 नंबर के हैं वो इस प्रकार के लिखित प्रश्न आएंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं ना बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। बच्चों अपना जो आंसर है वो यहाँ से चालू होगा, लेकिन क्या करते हैं अपन अमीनो अम्लों की सबसे पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह मतलब NH2 समूह, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, COOS समूह, ठीक है, दोनों क्या हों, विद्यमान हो, उन्हों क्या बोलते हैं अपन अमीनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये CH2 से ये दोनों समूह ये जुड़े हैं, ठीक है, तो ये एक अमीनो अम्ल बन जाएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, ग्लाइसिन, है ना, ठीक है। अपना यहाँ से आंसर चालू होगा। तो देखो बच्चों, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल, ठीक है, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ठीक है, परंतु ये शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इन्हें हम क्या करते हैं, आहार के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। अब 2 उदाहरण देना था, तो यहाँ पे पहला क्या है, वैलिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो ये कुछ फूड हैं, ठीक है, फूड खाद्य पदार्थ हैं जिससे अमीनो अम्ल अपने को प्राप्त होते हैं ना। तो बच्चों ये 2 उदाहरण जरूर याद रख लेना कौन कौन से, ठीक है, वैलिन और आर्जिनिन, ठीक है। फिर दूसरा है बच्चों यहाँ पे अनावश्यक अमीनो अम्ल, और इसके भी 2 उदाहरण देना है, ठीक है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के लिए क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होते, फिर भी हमारा शरीर क्या करते हैं, ये शरीर में बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ये होते हैं ग्लाइसिन और स्पार्टिक अम्ल, ठीक है। तो सिर्फ इतना आंसर आपको लिखना है ना बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है DNA अंगुली छापन क्या है, अर्थात DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं लिखी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आंसर लिखते हैं अपन कि किसी व्यक्ति में जो DNA के क्षारकों का क्रम है, ठीक है, क्षारक कौन कौन से रहते हैं बच्चों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरिसिल वगैरह, ठीक है। इनका जो क्रम है बच्चों अद्वितीय होता है, ठीक है, मतलब ये किसी भी 2 व्यक्तियों में इनका सभी का क्रम मैच नहीं होता, ठीक है। तो जब ये मैच नहीं होता तो क्या होते हैं, इनसे संबंधित सूचना भी प्रत्येक व्यक्ति में कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे संबंधित सूचना ज्ञात करना, ठीक है, मतलब DNA से संबंधित सूचना ज्ञात करना फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंगुली के जो छाप होते हैं बच्चों वो अद्वितीय होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के अंगुली का छाप लें अपन, तो वो अद्वितीय होता है। इसका मतलब है एक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे व्यक्ति से मैच कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्षारकों का क्रम है वो भी कैसा होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और जो अंगुली की छाप होते हैं वो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, है ना। अब बच्चों इसकी विशेषताएं लिखना है यहाँ पे। तो देखो विशेषता क्या है, पहली विशेषता यहाँ पे है, विशेषता है यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रत्येक व्यक्ति की पैतृकता निर्धारित करने में। अर्थात मान लो किसी बच्चे को अपने को पिता को पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो हम क्या करते हैं, उससे ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ये मैच कर सकते हैं, ठीक है। पिता पुत्र के DNA क्या हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बच्चों अपराधियों की पहचान करने में, तो ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन अपराधियों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि जो मृतक व्यक्ति हैं उनकी पहचान, ठीक है, उनके बच्चों के DNA से तुलना करके की जा सकती है। यदि मान लो किसी की डेड बॉडी मिली है, ठीक है, तो पता करना है तो हम बच्चों से DNA मैच करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी तुलना करके बता सकते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी होगी या मृतक व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। तो ये सभी DNA की बच्चों क्या है, विशेषताएं हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की न्यूक्लिक अम्लों की रासायनिक संरचना, ठीक है, या रासायनिक गुणों को अपन क्या करते हैं यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो न्यूक्लिक अम्ल है सबसे पहले ये देखते हैं होते क्या हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एवं अन्य प्रकार के जैव अणु से बने जो पदार्थ हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है बच्चों DNA, ठीक है। तो DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे RNA जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। करें बच्चों DNA के रासायनिक संगठन में देखो क्या क्या होता है। तो बच्चों पहला होता है यहाँ पे फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो ये फॉस्फेट समूह यहाँ पे DNA की संरचना में जुड़ा होता है, एक DNA की संरचना यहाँ पे प्रदर्शित है, ठीक है। फिर दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, तो यहाँ पे देखो एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा यहाँ पे जुड़ी हुई है। और फिर तीसरा होता है बच्चों यहाँ पे क्षारक समूह, ठीक है। तो यहाँ पे क्षारक या जो बेस समूह है ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्षारक समूह हो सकते हैं। एक हो सकता है एडेनिन, ठीक है, दूसरा हो सकता है बच्चों ग्वानिन, तीसरा हो सकता है बच्चों थाइमिन, और चौथा हो सकता है बच्चों साइटोसिन, ठीक है। तो ये 4 टाइप की संरचना यहाँ पे होती है। ये सभी समूह हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, एक क्रम से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये फॉस्फेट समूह जुड़ा है, ठीक है, तो
फॉस्फेट समूह से क्या होती है, एक शुगर जोड़ी होती है, यहाँ पे शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है। फिर यहाँ पे एडेनिन जोड़ा है, एडेनिन से थाइमिन जोड़ा है, ठीक है, डबल बंध के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ पे जो ग्वानिन है और जो साइटोसिन है ये ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक डीएनए की संरचना बनाते हैं, जो कैसी होती है बच्चों, यहाँ पे डबल कुंडलित होती है ना। सेम बच्चों आरएनए के रासायनिक संगठन में होता है, ठीक है, फॉस्फेट समूह पाया जाता है, ठीक है, राइबोस शर्करा पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस पाई जा रही थी, यहाँ पे राइबोस शर्करा पाई जाती है, और यहाँ पे बेस समूह होते हैं। बस यहाँ पे जो 3 बेस समूह होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यहाँ पे सब समान होते हैं। बस डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है बच्चों, यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे जो डीएनए में फॉस्फेट समूह है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और क्षारक समूह मिलकर क्या होते हैं, आपस में ये 2 कुंडलित फॉर्म में जोड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्षार समूह होते हैं, और आरएनए में क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें ये क्षारक क्रम आपस में जुड़े होते हैं, किससे, फॉस्फेट समूह और राइबोस शर्करा से, है ना। अगला है बच्चों यहाँ पे प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इनके जैविक महत्व लिखे। तो देखो बच्चों प्रोटीन का वर्गीकरण क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आंसर में लिखते हैं। तो बच्चों प्रोटीन का वर्गीकरण अपन 2-3 प्रकार से करते हैं, चूँकि यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए अपन यहाँ पे एक ही टाइप का वर्गीकरण लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो वर्गीकरण ले रहे हैं अपन यहाँ पे आणविक संरचना के आधार पर वर्गीकरण ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला है बच्चों यहाँ पे रेशेदार प्रोटीन, या फिर उसको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, धागे या फाइबर जैसी संरचना वाले प्रोटीन होते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या होते हैं, पानी में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ये वाले जो रेशेदार प्रोटीन है कौन कौन सी संरचना बनाते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे केस या बाल हैं, ठीक है, नाखून है, ऊन है, पंख आदि में ये क्या होते हैं, जो प्रोटीन है बच्चों ये उपस्थित होते हैं ना। सेकंड है बच्चों यहाँ पे क्या, ग्लोब्यूलर प्रोटीन या गोल दानेदार जैसे प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होते हैं, गोल आकृति वाले होते हैं, ठीक है, लगभग गोल आकृति होती है, ठीक है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, कुंडली जैसी आकार बना लेती हैं आपस में उलझकर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं बच्चों, घुलनशील होते हैं, मतलब जल में ये आसानी से घुल जाते हैं, ठीक। तो बच्चों जैसे इसके एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंसुलिन और एंजाइम आदि क्या होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण हैं। बच्चों अब बात आती है इनके जैविक महत्व की, कि प्रोटीन के जैविक महत्व कौन कौन से होंगे। जो पहला जैविक महत्व है ये क्या होते हैं, रक्त प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन और जो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होते हैं, ये प्रोटीन उपस्थित होता है। दूसरा एंजाइम, ठीक है। तो जो सभी एंजाइम हैं बच्चों वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो जैविक क्रिया हेतु क्या करते हैं, विभिन्न अंगों से उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं विभिन्न अंगों से, एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम भी क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जैविक महत्व बस लिखना है अपने को, है ना। फिर अगला है बच्चों जैविक महत्व हार्मोन के रूप में, कि जो इंसुलिन है, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है, ठीक है, जो किसका कार्य करता है, हार्मोन का कार्य करता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स के आ रहे हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है इनका, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ठीक है, पूछा गया है कि क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक है। तो विकृतीकरण का मतलब होता है बच्चों एक तरह से नष्ट हो जाना, ठीक है, मतलब प्रोटीन विकृत हो जाना या प्रोटीन की संरचना में परिवर्तित हो जाना, ठीक है। तो ये कैसे होता है बच्चों, कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, प्रोटीन इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह अपनी कुछ मतलब थोड़ी या पूरी जैविक क्रियाशीलता कैसी कर देती है, खो देती है। जैविक क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं अपन बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण में क्या होता है, कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या होता है, जो तृतीयक और द्वितीयक संरचना रहती है प्रोटीन की, तृतीयक एवं द्वितीयक संरचना विकृत हो जाती हैं, और जबकि प्राथमिक संरचना कैसी होती है, अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। साथ ही प्रोटीन की जो जैविक क्रियाशीलता है वो भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यही पूछा है कि प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या होगा, तो ये सब कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है, कि विकृतीकरण से तृतीयक द्वितीयक संरचना विकृत हो जाएगी, प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहेगी, और साथ ही जो प्रोटीन है इसकी जैविक प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, है ना। तो देखो बच्चों जब अंडे को उबाला जाता है तो जो एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहती है एग की, ठीक है, ये विलेय प्रोटीन होती है सबसे पहले एग में, ठीक है। लेकिन क्या करें, जब अपन इसको उबालें या गर्म करें तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे अविलेय हो जाएगी, ठीक है। और जल में कैसी हो जाएगी, ये अविलेय हो जाएगी, और किस में बदल जाएगी, ये रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 डीएनए और आरएनए में अपने को अंतर लिखना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो डीएनए में क्या होते हैं बच्चों, 2 सूत्र होते हैं, ठीक है,
आपने अभी देखे हैं और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में दिखता भी होगा, ठीक है। आरएनए में क्या होता है बच्चों, एकल सूत्र होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे डीएनए में क्या कौन सी शर्करा पाई जाती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अगला है बच्चों यहाँ पे डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चों, एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन और ग्वानिन, ठीक है। ये क्षार पाए जाते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। लेकिन आरएनए में अपन ने अभी देखे थे कि थायमिन की जगह क्या पाया जाता था बच्चों यहाँ पे, यूरेसिल, ठीक है। अर्थात थायमिन की जगह क्या पाया जाता है यहाँ पे, यूरेसिल, ठीक है। तो याद रखना आपको यूरेसिल होता है। अगला है बच्चों यहाँ पे कि यह मुख्यतः क्या होता है, जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो आरएनए है बच्चों ये क्या होता है, नाभिक एवं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो 6 अंक का अध्याय आने वाला है उसमें से 3 अंक के यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अपन इनको कवर कर लिए, उसमें से खासकर ये डीएनए आरएनए में अंतर है, प्रोटीन के विकृतीकरण वगैरह है, ठीक है। डीएनए अंगुली छापन है, ये कुछ आईएमपी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे हुए 3 अंक के क्वेश्चन है बच्चों ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सही जोड़ी, रिक्त स्थान वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका प्रथम वीडियो आप देख लें, ठीक है। तो उस प्रथम वीडियो की जो लिंक है बच्चों अपन डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है ना।